बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राब्ता किया है। कमर जमान कायरा का कहना है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी ने कोरोना पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमर जमान कायरा के मुताबिक आसिफ जरदारी का कहना था कि हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। हुक्मरानों ने मुल्क में तमाम इत्तफाक राय बर्बाद कर दिया है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विफाकी काबीना ने लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आज़म ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का इंदिया दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो शुरू दिन से ही लॉकडाउन के हामी नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। उन्होंने बताया कि सूबों के साथ इत्तफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेनें खोलेंगे। उन्होंने लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 737 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 2225 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। केसेस की मजमूई तादाद 34,336 हो गई है, जिनमें 323 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में मरीजों की तादाद 12,610, पंजाब में 13,225, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021, बलोचिस्तान में 2,158, इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान में 475 और आज़ाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 88 है। अब तक कोरोना वायरस के 8,812 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने ऐलान किया है कि आज से पंजाब में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाजारों में नहीं आने दिया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स के रजाकार आज से मार्केटों में ड्यूटीज देंगे। SOPs पर अमल ना हुआ तो बाजार बंद कर देंगे। वार्निंग दे दी है तमाम ताजर तंजीमों को कि मैं खुद बाज़ारों में जाऊंगा, खुद मैं देखूंगा, खुद SOPs। वहाँ पर सबसे पहली एक बात कि वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे बच्चियाँ नहीं आएंगे। नंबर 2 बात, तमाम दुकानदार जो दुकानों में बैठे हैं, कपड़े की दुकानों में या किसी किस्म की दुकानों में, उन्होंने खुद मास्क पहने होंगे, उनका स्टाफ ने पहने होंगे। नंबर 3, एंट्री पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर उनके बंदे खड़े होंगे जो उनको मास्क भी देंगे और उनको सैनिटाइज़र भी उनको करेंगे, वो भी मुहैया करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात कि हम अपनी टाइगर फोर्स के जरिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर उनकी ड्यूटियां भी लगाएंगे। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज पुलिस मार्केटों में मौजूद है, जो कोरोना से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद करा रही है। तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी, लॉकडाउन में आज नरमी का तीसरा रोज़ है और लाहौर की तमाम तर छोटी बड़ी मार्केट्स अब दोबारा से खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन 2 रोज़ की निस्बत आज एक फ़र्क दिखाई दे रहा है कि पुलिस जो है मुख्तलिफ बाज़ारों का गश्त कर रही है और दुकानों को देख रही है, और हत्ता कि जो पार्किंग बाज़ारों के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो पार्किंग भी ख़त्म करवाई जा रही है। एक तरफ पार्किंग का मसला हल करवा रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानों के ऊपर भी जो है वो नज़र रखे हुए हैं, और जिन दुकानदारों ने SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे उन दुकानदारों के खिलाफ भी आज एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हद तक जो है SOPs पर अमल दरामद भी यहाँ पर शुरू हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बाजार मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। बाजारों में शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र जो जुज़वी लॉकडाउन किया गया था उसमें काफ़ी हद तक नरमी आ गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मरकज़ी बाज़ार अपारा में, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों का रश किस हद तक बढ़ गया है। तमाम दुकानें खोल दी गई हैं, जूते, कपड़े, ज्वेलरी की दुकानें खोल दी गई हैं। शहरियों का रश जिस तरह दिन बढ़ रहा है, शहरियों का रश भी बढ़ता जा रहा है। जो है बिल्कुल रमज़ान की जो रिवायती गहमा गहमे देखने को है वो मिल रही है। और अगर हम सड़कों की बात कर ली जाए तो वहाँ भी रश बहुत बढ़ गया है। सड़कों पर काफ़ी हद तक गाड़ियों का रश बढ़ गया है, पार्किंग बहुत बढ़ गई है, और लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि
ये जो फुटपाथ पे जो पथारे या रेहड़ियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, इनकी वजह से दुश्वारी का सामना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग की तलकीन की जा रही है बार बार, वो भी जो है वो देखने में नहीं मिल रही है। जी, दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि उलमाए किराम की मुशावरत से इज्तिमाअत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये पाबंदी तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 23 अप्रैल के नोटिफिकेशन की तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कराची में 10 मई से लापता बच्चों की लाशें मंगूपी रोड पर नया नाजिमाबाद के करीब कार से मिल गई हैं। दानिश जुबैर और उबैद सईद का कत्ल हुआ, दम घुटा या कोई और वजह थी? पुलिस का कहना है कि गाड़ी के लॉक खराब थे, सिर्फ बाहर से ही खुलते हैं। हो सकता है बच्चे खेल के दौरान गाड़ी में बंद हो गए हों। पोस्टमार्टम के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। बच्चों की उम्रें 4 और 7 साल हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अब्दुल रहमान गोट में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज सुबह एक दिलखराश वाक़या पेश आया। ये जो मेरे अक़ब में गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी से 2 मासूम बच्चों की लाशें बरामद हुई। दोनों बच्चों की शनाख्त 4 साला मोहम्मद और 7 साला उबैद के नाम से हुई है। दूसरी जानिब वर्कशॉप के मालिक से भी उनका बयान कलमबंद कर लिया गया है। उनका ये कहना है कि बच्चे अमूमी तौर पर यहाँ पर आते थे, इलाके के ही बच्चे थे, कभी गाड़ियों में बैठ जाया करते थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे, इस हवाले से उनको मना भी किया जाता था। तहम इस गाड़ी के हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गाड़ी के जो काफ़ी टाइम से गाड़ी मौजूद है, यहाँ पे खड़ी हुई है। मुमकिन तौर पे जो पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक जो वाक़यात, जो जितने भी महरिकात सामने आए हैं, उसके हवाले से मुमकिन तौर पे शायद दोनों बच्चों की जो हलाकत हुई है, उसकी वजह दम घुटना बताई जा रही है। ताहम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर आ जाएगी, उसके बाद में हतमी फैसला किया जाएगा और फिर इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाया जाएगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज होगा। 18 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सुहेल, किन किन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की तजवीज़ है या इम्कान है? जी, कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान तो गुज़श्ता रोज होना था, लेकिन एन वक्त पर जब तवक्को की जा रही थी कि ऐलान होगा, उस वक्त इतला दी गई कि मिसबाह हक जो चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी हैं चेयरमैन PCBA सानमानी को। आज बताया गया है कि चेयरमैन PCBA सानमानी उन तजावीज़ की मंजूरी देकर किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। हमारे जो सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म करें, जो तजवीज़ किया गया वो 18 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़ है, जिसमें फोकस यही किया गया है कि नौजवान क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। फास्ट बॉलर नौजवान नसीम शाह पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। शाहीन शाह अफरीदी जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, उनको तरक्की दी जाएगी, उनको एक कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर एक कैटेगरी में 3 क्रिकेटर्स होंगे। टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। एक कैटेगरी में यासिर शाह और सरफराज अहमद के बारे में जो सोर्सेज बता रहे हैं या जो तजवीज़ किया गया है, उनकी तनज़ली होगी B कैटेगरी में। इस तरह 1-2 और क्रिकेटर्स के बारे में भी बताया गया है कि उनकी जो पिछले 12 माह हैं उनकी कारकर्दगी रही है, उसके मुताबिक उनको भी तनज़ली का सामना करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली के बारे में भी तजवीज़ किया गया है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगले 12 माह के लिए ना दिया जाए। इसके साथ साथ जो इस फहरिस्त में शामिल करने की नौजवान क्रिकेटर्स को तजवीज़ किया गया, उसमें हारिस रऊफ, हैदर अली और उनके साथ नाम लिए जा रहे हैं कि शामिल किया जाए। सुहेल इमरान, आपने तफसीलन बताया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। वो चीनी तहकीकाती कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आला पंजाब से चीनी पर सब्सिडी से मुतालिक सवालात करना चाहता है। कमीशन ने उन्हें चीनी की 15 मिलों को तकरीबन 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने पर तलब किया है। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुस्तकबिल का लाए अमल है वो तैयार हो, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जितनी भी अपोजिशन की तरफ से तकारीर हुई, वो बजाय इसके कि इस चीज़ पे गौर करते कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमने क्या सबक सीखना है दुनिया में जो हो रहा है, हमने इन हालात के अंदर जो अपने मखसूस हालात हैं
उनमें हमने अपना सफ़र जो है उसको कैसे तय करना है, हमने किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन चीज़ों को हमने वक्ती तौर पे पसे पुश डालना है, इन चीज़ों के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हदफ रहा मुख्तलिफ तकरीरों का जो वहाँ से आई कि जी हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने वो, इन अदर वर्ड्स, और प्राइम मिनिस्टर पे सारा का सारा जो हदफ था वो बजाय इसके कि वो बीमारी हदफ होती, वो हुकूमत को हदफ बनाया गया। और उससे जो एक तवक्कुआत थी कि इस सेशन से और ये असम्बली के मिलने से जो इंशाल्लाह हमें आइंदा का लाएअमल नज़र आएगा, उसमें अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पेशरफ्त होती जो है वो नज़र नहीं आ रही। और साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों के अलावा हमें कुछ शुक्रिया भी, अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाना चाहिए कि बहुत सारे मुश्किल हालात के बावजूद हमारे मुल्क में जो बीमारी का फैलाव है वो फैलाव इस हद तक नहीं है कि जिस हद तक मुख्तलिफ ममालिक जो दुनिया में हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप दुनिया के अंदर देखें कि यूरोप के अंदर हज़ारों की तादाद में रोज़ अमवात होती रही, बल्कि स्पेन में, इटली में 30-30, 35-35 हज़ार अमवात हो चुकी, अमेरिका में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लेना चाहिए कि एक मौत भी जो है वो भी बहुत तकलीफ देह होती है, लेकिन अगर हम मुवाजना करें, दुनिया के मामलात से मुवाजना करें, तो फिर देखें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तकरीबन 700 है, ये भी बहुत ज़्यादा है, इतना भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन और जितनी इन्फेक्शन की बात होती है, जो इन्फेक्शन बढ़ रही है, एक्चुअली अगर इन्फेक्शन बढ़ेगी तो शरह अमवात जो है वो तनासब के हिसाब से और कम हो जाएगी। लेकिन हमें साथ साथ जब तनकीद की जाती है और ये कहा जाता है कि जी इन्होंने परवाह नहीं की, मैं पूछता हूं कि उनकी आपने परवाह की जो तनकीद कर रहे थे? उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि लोग जो हैं उनके लॉकडाउन के असरात आम आदमी पे क्या होंगे? उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि जो बेचारे रोज़ सुबह घर से उठते हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं उनके क्या हालात होंगे? क्या उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि जो दुकानदार सुबह उठता था और वो अपनी दुकान से रोज़ की कमाई कर लेता था उसके क्या हालात होंगे? आज की अखबार में जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, आज की अखबार में पिंडी में एक आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर अपने आप को कत्ल किया, और उसकी वजह क्या बताई? वजह बताई कि सारे ज़राए आमदन जो थे वो ख़त्म हो चुके थे और घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो इसीलिए जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से ये कहा था कि हमने बीमारी का भी मुकाबला करना है, हमने कोशिश करनी है कि बीमारी जो है उसको हर तरीके से उसका मुकाबला करें, और लॉकडाउन किए हमने, और हमने जितने तालीमी इदारे थे वो सारे बंद कर दिए, जितनी शादी हॉल थे, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन साथ साथ एक हमारा सोच ये थी कि अगर हमने मईशत के लिए कुछ ना किया, अगर हमने वो लोगों के लिए रोज़गार के लिए कुछ ना किया, तो फिर जो हालात होंगे वो बहुत ही बुरे होंगे। आप ये देखें स्पीकर साहब कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जुलूस जड़ से निकल रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। अगर आप अमेरिका में देखें वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, अगर आप यूरोप में देखें वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हज़ारों लोग सड़कों पे चलते चलते मर गए वहाँ पे, इसलिए कि बेचारे गरीब लोग, ये आफत जो है ये गरीबों पे ज़्यादा आई है, इस लिहाज से कि उनकी मेशत, उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेतहाशा मुतासर हुई। और हमने कोशिश की कि हम इसका मुकाबला करने के लिए सबको साथ लेके चलें, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह साथ लेके चले। प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो मेंबर थे, उसमें सारे जो
जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और भी सारे मेंबर थे। रोज़ नेशनल फिर एक और कमेटी बनाई, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। रोज़ उसकी मीटिंग होती है, रोज़ उसकी मीटिंग में सारे सूबाई नुमाइंदे जो हैं वो शामिल होते हैं और सारे हालात को जांच के, देख के उस पर फैसला किया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ये ऑपरेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन है। और ऑपरेशन लेवल की कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे मुल्क में हो रही है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि नहीं जी, हमारे से तो ये तो अजीब है, कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन है, गरीब का ख्याल रखना कन्फ्यूजन है। जो बंदा जिसका खाने के लिए कुछ नहीं है उसका ख्याल रखना ये कन्फ्यूजन है। तो जनाब स्पीकर साहब, ये जो बेहिसी है, ये जो बेहिसी है, गरीब अवाम के लिए जो बेहिसी है, इसमें अफसोस करना चाहिए। और फिर हमें कहा गया कि जी सूबों की मदद नहीं की गई। एक तरफ 18वीं तरमीम, जिसमें एक कानून है 18वीं तरमीम, एक आइन है, आइन का हिस्सा है, क्योंकि आइन का हिस्सा है उसकी कदर करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें यह नहीं होता कि गुंजाइश ना हो, लेकिन क्या खबरदार 18वीं तरमीम का जिक्र भी ना छेड़े। लेकिन साथ साथ ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है कि जी बिजली के रेट कम। कभी बिजली कहाँ से, 18वीं तरमीम को ज़रा गौर से पढ़े, उसमें बिजली जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है कि जी उसको अदा कर दें। और जो कि जी वफाक हमें जो है वो हेल्थ में मदद क्यों नहीं कर रहा। हमने मदद की, हमने बेशुमार चीज़ें भिजवाई, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। तो एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ खुद 18वीं तरमीम के जो हदूद है उनसे तजावज़। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैया है, ये रवैया ठीक नहीं है। उसके बाद स्पीकर साहब, हमने हर तरीके से, मेरे तालीम के मैदान में आ जाए, हमने कोशिश की कि हम सबको साथ लेके चले और अल्लाह के ताला के फजल करम से हम सबको साथ लेके चले। जब हमने स्कूल बंद करने का फैसला किया तो हमने सबके मुशावरत से फैसला किया। उसके बाद जब हमने इम्तिहानात के बारे में फैसला किया, सबकी मुशावरत से फैसला किया और हमने बहुत सारे इक़दामात उठाए, जिसमें मुख्तसरन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए थे, इसलिए हमने फैसला किया कि फौरी तौर पे हमें कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि बच्चों की तालीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से जारी रह सके। तो हमने लॉकडाउन होने के 15 दिनों के अंदर स्पीकर साहब हमने टेली स्कूल का इजरा कर दिया। और वो टेली स्कूल जो है वो रोज़ 10 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बच्चों को मुख्तलिफ क्लासेस के लेक्चर्स जो हैं वो आपको टेलीविज़न पर नज़र आते हैं। और फिर हमने तशहीर की, पेरेंट्स को, वालिदैन को, सबको बताया कि ये काम जो है ये तालीम के शोबे में हो। अब हम और भी कुछ करने वाले हैं। हम एक रेडियो स्कूल भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो के ज़रिए भी आवाम तक जो है वो पहुंचा जाए। और भी मुख्तलिफ तरीके। हम ये जो मुश्किल वक्त है कौम के ऊपर, हम इस मुश्किल वक्त को एक अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं। हम समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के हम तालीम के जो दूर से तालीम, जिसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, उसको बेहतर करने के हमें कई मौके मिलेंगे और उसको बेहतर करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खुदारा ये एक छोटी सियासत, जिसे पैटी पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी नज़र हर चीज़ को ना करें, हर चीज़ को उसकी तरफ ना देखें। ये गौर करें कि हमने सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और हमने वहाँ जहाँ हमने सेहत का ख्याल रखना है वहाँ हमने मईशत का भी ख्याल रखना है। और आगे की जाते हुए कई चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें इत्तफाक़ राय करना चाहिए। इत्तफाक़ राय, हमने हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बेहतर करना है अगर हमने आगे बढ़ना है। बदकिस्मती है कि जब हमें वबा पहले तो महसूस हुआ कि पिछले कई दहाइयों से हमने सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हमें सेहत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो क्लस्टर्स हैं, जहाँ लोग ज़्यादा
इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, शादियाँ होगी, स्कूल, इसीलिए हमने स्कूल बंद किए। उनका हमें ख्याल करना पड़ेगा और उनका ख्याल करके उनको, लेकिन साथ साथ हमने ज़िंदगी के शोबाजात जो है उनको भी खोलना है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके, और दुनिया से भी सीखे, दुनिया में भी अब बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और बैलेंस्ड अप्रोच से ही हम इंशाअल्लाह ताला हालात को बेहतर करेंगे। बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। कल पाकिस्तान में 11,848 टेस्ट हुए, 11,848, 2,255 पॉजिटिव आए हैं।